कनेक्टिंग ड्रीम्स के स्टोरी के स्टोर हाउस में मैं ओमवीर नावरिया आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रेम और पद के प्रतिरोध की एक जोशीली कहानी, जिसे लिखा है कोमल अग्रवाल ने अपने शब्दों की पैनी धार से। राजतंत्र की भ्रष्टाचारिता, संबंधों की स्वार्थपरता, प्रेम मार्ग की आकस्मिक चुनौतियां और वैचारिक विरोधाभासिता इस कहानी को बहुआयामी बनाती है। यह कहानी न केवल आप सभी वर्ग के श्रोताओं का मनोरंजन करेगी, वरन कौतूहल भी उत्पन्न करेगी। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी जिसका नाम है राजदंड। सब कलेक्टर मैडम आ गई। लोगों का सम्मिलित स्वर उठा। अनु अपनी मर्दानी वेशभूषा में रौब से जूते खटकाती अपने सहायक सचिव के साथ सरकारी भवन में बिजली की गति को मात देती प्रविष्ट हुई तो हर कोई सम्मान में उठ खड़ा हुआ। अभ्यर्थना में सैकड़ों हाथ जुड़ गए। राजस्व अधिकारी ने आगे बढ़कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। वह मोहक से मुस्कान देती हुई आगे बढ़ गई। स्टाफ का हर सदस्य उसके स्वागत में नतमस्तक हाथ बांधे खड़ा था। कोई चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर रहा था तो कोई हाथ जोड़े अभिवादन कर रहा था। सबकी तरफ कृतज्ञता भरी मुस्कान देती वह सब कलेक्टर मिस अनु सचदेवा की चमचमाती नवीन तख्ती लगी कैबिन में प्रवेश कर गई। राजस्व अधिकारी निर्मल ओझा और सचिव अमरदीप उसके पीछे मैडम की गुहार लगाते दरवाजा बंद होने से पहले ही कैबिन में प्रवेश कर गए और दरवाजा सबके मुंह पर बंद हो गया। क्या शानदार पर्सनालिटी है, एक जर्नलिस्ट उसकी फोटो फोन पर देखकर बोला, जो उसने अभी अभी उतारी थी। फिगर देखा मैडम का, हीरोइनें पानी भरेंगी। ऑफिस का एक कर्मचारी अपनी नई मैडम की प्रशंसा में दोहरा हुए जा रहा था। इनके कारनामे पढ़ोगे तो हीरोइन नहीं बाघिन कहोगे जनार्दन, बाघिन। दूसरे जर्नलिस्ट ने उसकी बात काटते हुए उन अखबारों की हेडलाइन सुनानी आरंभ कर दी जो उसके बहादुरी के किस्सों को और नमक मिर्च लगाकर छापा करते थे। उसका स्वयं का अखबार अनु के बारे में कितनी ही सच्ची झूठी खबरें छाप चुका था। कौन से बिजनेस टाइकून के घर रेड डलवाने का ऑर्डर, किस तहसीलदार ने कितने रिश्वत हजम कर जमीन किसके नाम कर दी, कौन से राजस्व अधिकारी के पास कितना काला धन है, इसका खुलासा मीडिया में करना, जमीन के ठेकेदारों पर लगाम कसकर रखना और शहर में अपनी साख बनाकर रखना। ये सब कुछ अखबारों में छपता ही रहता था उसके बारे में। कईयों को वह स्वयं को घूस देते समय रंगे हाथों पकड़वा चुकी थी। उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उसका नाम बाघिन धर दिया गया था। किसी भी पुरुष को आज तक उसने अपने कंधे पर हाथ न धरने दिया था। यही कारण था कि बदनामी का एक भी छींटा अभी तक उसके आंचल पर नहीं पड़ा था। धीर गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ अनु गजब के सौंदर्य को ओढ़ी हुई थी। नक्शे शिक तक खुद को संवारने में उसकी दक्षता के सब कायल थे। मजाल की पोशाक पर एक भी सिलवट हो। विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप देना उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपनी नवीन साड़ियों की किनारी से चोली का मिलान करना। नई आई सब कलेक्टर जब रिपोर्टिंग के लिए कलेक्टर के कैबिन में प्रविष्ट हुई तो वह भी उसके अप्रतिम सौंदर्य और तीखे नैनों के कटाक्ष से अपने नारी लोलुप हृदय को बचा न सके और प्रशंसा भरे नेत्रों से उसे देख अपनी सीट से उठ खड़े हुए। वेलकम मैडम। उनका पीए उसे रिसीव करने के लिए आगे बढ़ाया। हेलो सर। अनु ने पहले हाथ बढ़ाया। उसके इस उदार प्रस्ताव पर वह मुग्ध हो गए। आपका स्वागत है मिस सचदेवा, बड़े मौके पर आई हैं। जिले में एक असामान्य घटना हो गई है, जनता को संभालना अब आपका काम है। कहते हुए जिलाधीश ने जिस घटना का रेखा चित्र उसके सामने खींचा उसे देख सुन अनु के तो पसीने छूट गए। क्या नाम था सर उसका? छोटा सा प्रश्न उसके मुंह से निकला। अनुसुया।
नाम सुन अनु को झुरझुरी सी महसूस हुई। वह मामले की जांच रिपोर्ट तैयार करने और जनता को शांत करने का आश्वासन दे वहां से बाहर निकल गई। देर तक वह थाना प्रभारी की भेजी रिपोर्ट पढ़ती रही। नाम अनुसुईया, उम्र 29, तलाकशुदा और 8 वर्ष की बच्ची की माँ। साथ ही उसका चित्र भी संलग्न था। अपनी बच्ची के साथ शायद किसी मेले में खिंचवाई हुई थी। नौकरी छूट जाने की वजह से मकान मालिक को किराया न देने में असमर्थ अनुसुईया को अपने साथ अवैध संबंध बनाने के लिए बाध्य करना और उसके विरोध करने पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाकर मार देना और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने जैसा हृदय विदारक मामला था। अनु स्वयं को रोक न सकी। थाना प्रभारी से मिल इस मामले में कड़ी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, पर उससे पहले महिला मोर्चा संभालना होगा। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वह प्रतिबद्ध थी। दोपहर होते तक मुख्यालय के सामने भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। नारेबाजी, हुल्लड़, भाषण पर भाषण देती महिला संगठन की लिपस्टिक पाउडर से लिपि पुती अध्यक्षाएं न्याय की मांग कर रही थीं। थाना प्रभारी ने 2 मिनट भी उन्हें अपने कार्यालय के सामने टिकने नहीं दिया था। लाठीचार्ज का डर दिखा और आंसू गैस का सहारा लेकर सबको खदेड़ दिया था। जिसकी शिकायत अब वो चिल्ला कर नई सब कलेक्टर से कर रही थी। जिलाधीश महोदय उसे बलि की बकरी बनाकर जाने कौन से अदृश्य द्वार से निकल भागे थे। यहाँ सुशासन नहीं कुशासन है मैडम, सचिव अमरदीप पोल खोलता हुआ बोल पड़ा। अनु तनकर खड़ी हो गई। मैं आप सभी को आश्वासन नहीं विश्वास दिलाती हूँ कि अब यहाँ कोई अनुसुईया नहीं जलाई जाएगी। जलेंगे कानून तोड़ने वालों के घर और जलेंगे खुद वो जानवर जिन्होंने अनुसुईया और उसकी बच्ची को जलती भट्टी में झोंक दिया। थाना प्रभारी को फौरन बुलवा भेजने का आदेश देकर वह मीडिया वालों को जवाब देने में लग गई। मैडम, वो अभी व्यस्त हैं। कहते हैं कोई जरूरी काम हो तो मैडम स्वयं आकर मिल ले। स्टेनो ने आकर बताया तो अनु के गाल रोष से तमतमा गए। इतना दम भी? उप जिलाधीश के आदेश की अवमानना। क्रोध में नागिन से फुफकारती वह सचिव का साथ लेकर थाने की तरफ निकल पड़ी। मैडम, हम सब इतिहास निकाल लिए हैं। आदमी नहीं चीता है चीता। जरा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। उसके मुंह लगे सचिव अमरदीप फुसफुसाते हुए बोले, जैसे चीता उनकी बात सुनकर उन पर झपट ही पड़ेगा। ऐसा ही चीता है तो अभी तक झपट्टा क्यों नहीं मारा शिकार पर? अनु ने करारा व्यंग्य किया। जब वह थाने में पहुंची तो इंस्पेक्टर नदारद था। कई बार फोन पर सूचना दिए जाने के बाद भी वह उप जिलाधीश के आदेश की अवहेलना कर उन्हें प्रतीक्षा करवाता रहा तो अनु की त्योरियां चढ़ गई। अपने इंस्पेक्टर से कह देना कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं किया तो परिणाम के लिए तैयार रहे। सब इंस्पेक्टर को चेतावनी दे वह दंदनाती हुई वहां से बाहर निकल गई, पर उस रात उस अदृश्य शत्रु ने एक घड़ी भी उसकी आंख न लगने दी। दूसरे दिन प्रातः समय से पूर्व ही तैयार हो वह निकली तो अपने मुख्यालय के लिए, मगर मार्ग में ही उसने अपना निश्चय बदल दिया। कार द्रुतगति से पुलिस स्टेशन के अहाते के भीतर प्रवेश कर गई। नई सब कलेक्टर मैडम को असमय आया देख कांस्टेबल को तो जैसे करंट ही लग गया। तुम्हारे साहब आए कि नहीं? तेज चाल चलती हुई वह सीधे उस ओर मुड़ गई जिधर थाना प्रभारी के नाम की तख्ती लटक रही थी। इंस्पेक्टर साहब तो 10 बजे आएंगे मैडम, कांस्टेबल घड़ी देखते हुए बताने लगा। ठीक है, मैं आज यहीं चाय पीऊंगी। अनु ने ऑर्डर दिया और अकेली कमरे में जा बैठी। सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित कमरे को देखकर उसे हंसी आ गई। नाम चीता और शौक अभिनेताओं के। दीवारों पर लगे प्राकृतिक चित्रों से इंस्पेक्टर की कला प्रियता का बोध हो रहा था। दूसरी ओर खिड़की लंबे चौड़े मैदान की हरियाली का मोहक दृश्य दिखा रही थी। टेलीफोन, इंटरकॉम,
कंप्यूटर जैसी सारी सुविधाएं वहां उसे इंस्पेक्टर की कार्यकुशलता से परिचित करवा रही थी। टेबल पर बीचों बीच एक एस्ट्रे के बगल में उसके नाम की तख्ती रखी हुई थी। रणविजय राठौर, नाम भी फिल्मी है। वह मुस्कुराई, पर तुरंत पद की गरिमा का ध्यान आते ही उसने गंभीरता का चोला ओढ़ लिया और भीतर की अनु को छिपा लिया। कांस्टेबल चाय रख गया तो उसने प्याली उठाई, पर अभी होठों से लगाई ही थी कि इंस्पेक्टर राठौर धड़धड़ाता हुआ कमरे में प्रवेश कर गया। अनु ने उठने का या पीछे मुड़कर देखने का कोई भी यत्न नहीं किया। वह तल्लीनता से वैसे ही चाय पीती रही जैसे कि अपने बगीचे में बैठी हो। इंस्पेक्टर रणविजय राठौर कुछ ही क्षणों में अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया, ठीक उसके सामने। न उसने अन्य अफसरों की तरह नई सब कलेक्टर को सैल्यूट किया, न हाथ मिलाया और न ही कोई अभ्यर्थना की। चीता शायद मुझे हिरनी समझ रहा है। अनु ने एक तीखी दृष्टि उस पर डाली। अनु जैसी अपूर्व सुंदरी को उसका विलक्षण व्यक्तित्व जैसे चुनौती देने लगा। ऊंचा कद, गठीला बदन और उस पर तंबई त्वचा धूप में निखर कर और लाल पड़ गई थी। अपनी छोटी काली आंखों को बढ़ाकर वह अनु की अवहेलना कर एक फाइल पलटने लगा। अनु ने उसे ध्यान से देखा। घुंघराले बाल, लंबी सीधी नाक, जबड़ा कसा हुआ, छाती के बाईं ओर खाकी वर्दी में 3 सितारे जड़े उसके नाम के बिल्ले में और चमक पैदा कर रहे थे। चाय हो गई हो देवी जी तो यहाँ आने का कारण स्पष्ट करेंगी? उसकी आवाज की विचित्र खनक और तलखी ने अनु के हृदय में जैसे छुरा ही घोंप दिया। मैंने आपको बुलवा भेजा था, लेकिन आपने उस आदेश की अवमानना की। यदि मैं चाहूं तो आपके विरुद्ध एक्शन ले सकती हूं। अनु ने कठोर लहजे में कहा, आप काम की बात पर आइए। यहाँ हमें ढेरों काम है, आप लोगों की तरह नहीं कि बस आदेश पर आदेश। रणविजय ने एक तीव्र व्यंग्य किया। अनुसुईया और उसके बच्चे के मामले में क्या कर रहे हैं आप? अभी तक वह जानवर पकड़ा क्यों नहीं गया? अनु ने क्रोध में भरकर प्रश्न किया। आप तो ऐसे कह रही हैं देवी जी जैसे वह खुद थाने चलकर आया था और हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया। वह फिर आक्षेप पर उतर आया। अगर वो थाने नहीं आया तो आप क्यों नहीं गए उसके पीछे? सरकार क्या इसी बात की तनख्वाह देती है आपको कि आप बस तमाशा देखते रहें और कागज काले करते रहें? अब अनु ने भी प्रतिशोध लिया। सरकार की बात करेंगी तो पहले आपका जिला मुख्यालय ही निशाने पर होगा देवी जी। वहीं बैठे लोग हैं जो ऐसे खतरनाक जानवरों को पहले तो पालते हैं और जब कांड हो जाता है तो जानवर पकड़ने की ड्यूटी पर हमें लगा देते हैं। वह कटु स्वर में बोला। कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आखिर यह जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। अनु ने उसे उपदेश दिया। मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। बेहतर होगा कि आप अपने राजसी कार्यालय की शोभा बढ़ाइए। वहां के मखमली सोफों पर आप जैसी राजकन्या खूब जचेगी। रणविजय की यह बात सुनकर अनु कुर्सी धकेलकर उठ खड़ी हुई। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा भूल रहे हो। वह आपसे तुम पर उतर आई। भूल नहीं रहा देवी जी, तोड़ रहा हूं। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि मेरा नाम चीता है और इस चीते को सीमाएं तोड़ना पसंद है। उसने होठों को गोल करके कहा और उसकी आंखों में एक चमक आई। रिमेंबर इंस्पेक्टर, यू विल हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक। मैं और भी सीमाएं तोड़ने वाला हूं। वेट फॉर द न्यूज हेडलाइन। मैं इंतजार करूंगी इंस्पेक्टर। बुरी तरह पराजित जब वह सरकारी भवन में पहुंची तो कई मीडिया कर्मियों ने उसे घेर लिया। सब कलेक्टर मैडम की टोयोटा का देर रात तक और सुबह सवेरे पुलिस थाने के अहाते में पाया जाना एक सनसनीखेज खबर थी।
हर कोई उसे कैश करने को उतावला हुआ जा रहा था। चटपटी खबरें परोसने वाले समाचार पत्रों ने विश्वस्त सूत्रों का हवाला देते हुए थाना प्रभारी और सब कलेक्टर की बीच की झड़प को खूब रंग देकर छापा था। एक कार्टूनिस्ट ने चीता के पंजों में छटपटाती हिरनी वाला कार्टून बनाकर खूब वाहवाही बटोरी थी। हर एक समाचार पत्र जिले की अव्यवस्था की दुहाई दे रहे थे और राजतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लिखने का शायद उनमें से किसी में भी साहस न था। ये सब आपके बारे में क्या छप रहा है? जिलाधीश ने अपने सचिव के सामने ही उसे चीर कर रख दिया। ये सब सस्ती पत्रकारिता है सर, आप इस पर ध्यान न दें। अनु ने सफाई दी। राजा सेनापति के घर नहीं जाया करते मिस सचदेव। उन्होंने पद की गरिमा की तरफ ध्यान दिलाया। लेकिन सर, परिस्थिति की वही मांग थी उस वक्त। उसने अपना पक्ष रखा। वो आदमी नहीं, चीता है। वह बोले तो अनु भड़क उठी। व्हाट रबिश! आप राजा होकर सेनापति से डरते हैं? इस बार उसने भी प्रतिशोध लिया। अब आपसे क्या छिपाना, जहां जाता है वहां एक न एक एनकाउंटर करता ही है। 6 साल में 20 से भी ज्यादा तबादले हो चुके हैं, तब भी बाज नहीं आता। अभी 6 महीने पहले ही तो एक तहसीलदार का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। अंदर की खबर है कि इसी ने नक्सलियों को सौंप दिया था उसे। जिलाधीश मेज पर झुकते हुए फुसफुसा कर बोलने लगी। खुद ही मारकर लटका दिया होगा और नाम नक्सलियों का। आप जरा सावधान रहे मैडम। उनका मुंह लगा सहायक और भी किस्से सुनाने के लिए व्यग्र हो उठा था। आप सुनेंगी तो कलेजा दहल जाएगा मैडम। एक साथ 5 जवान लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। किसी का हाथ काटा तो किसी का पैर, और किसी की तो खोपड़ी ही चूर चूर कर दी। आपके सामने कहते जुबान अटकती है मैडम। ऐसी दुर्दशा की मर्दाना अंगों की कि पूछिए मत। अनु का सर्वांग कांप उठा। क्या वास्तव में वह जिससे मिलकर आई है वह ऐसा दुर्दांत अमानुष हो सकता है? 5 वर्षों की अफसरी में हर एक पुलिस अधिकारी ने उसके सामने झुक झुक कर सैल्यूट किया था। डीएसपी, एसपी तक उसके प्रशंसक रहे थे। अगर वो चीता है तो मैं बाघिन हूं सर, वह अकड़कर बोली। आप जैसी सुंदरी को इन सब पछड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करके अपनी तरफ से कुछ भी लिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। और हाँ, मीडिया को अपना दास बना लीजिए, यह गुण तो हर एक नारी को आता है। जिलाधीश की ऐसी ओछी सीख सुनकर अनु का सर्वांग जल उठा, पर वह सदैव की भांति तटस्थ बनी रही। लजाना, शर्माना, ये सब तो उसने सीखा ही न था। उसका गांभीर्य, तटस्थता और आत्मविश्वास जिलाधीश को भी खिजा गया। जहां पुरुष उच्च पदों पर आसीन हो, वहां निम्न पदों की महिलाओं को ऐसी घिनौनी बातें सुननी ही पड़ती हैं अनु। चित्तरंजन जीजाजी बोले थे। पर एक तरह से तो यह शोषण का ही हिस्सा है ना जीजाजी? अनु ने खुलकर विरोध किया। अब ये शोषण का नहीं, राजतंत्र का हिस्सा बन चुका है अनु। उन्होंने कड़वी मगर सच्ची बात कही। इसलिए तो इन्होंने मुझे नौकरी नहीं करने दी, सारिका उदासी भरे स्वर में बोली। सारिका और चित्तरंजन के शहर में जब उसका तबादला हुआ था तब कितनी प्रसन्न हुई थी अनु, मगर यहाँ आते ही उसे यहाँ एक पुलिस वाले से पराजित होना पड़ा। सबके सब मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, वह चिढ़कर बोली। अब रसगुल्ले को देख डायबिटीज के मरीज के मुंह में पानी आ जाए तो उसका क्या दोष? छी जीजाजी। वह चित्तरंजन के सस्ते चुटकुले को सुन जमीन में ही धंस गई। चित्तरंजन सहाय को साली के साथ यूं हंसी मजाक करता देख कौन कह सकता था कि वे नगर पालिका के धीर गंभीर अध्यक्ष हैं एवं शहर में अपना वर्चस्व रखते हैं। सारिका उनकी इच्छा के विरुद्ध घर से बाहर कदम तक न रखती थी। विवाह से पहले ही उन्होंने सारिका की नौकरी न करने की मांग रख दी थी।
पुरुष की इस निम्न मानसिकता पर दोनों बहनें क्षुब्ध होती, मगर चित्रंजन का स्नेह स्वभाव और सारिका से उनका अगाध प्रेम उनकी सभी कमियों पर पर्दा डाल देता। जिस प्रकार बसंत के आगमन पर हर कली खिल उठती है, उसी प्रकार सरकारी भवन का हर एक कर्मचारी नवीन सुंदरी के आगमन पर खिल उठा था और एक स्वर में महाभोज की मांग कर रहा था। अनु को अंततः झुकना ही पड़ा। परिणाम यह कि एक सहभोज का आयोजन होने की बात तय हुई, जिसमें सभी वरिष्ठ, समकक्ष एवं कनिष्ठ पदों पर आसीन कर्मियों को निमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अन्य सरकारी पदों पर आसीन अधिकारियों को भी निमंत्रित करने का सुझाव चित्रंजन ने दिया, जिसे अनु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सारिका ने रात्रि भोज का प्रबंधन अपने हाथ में लिया। इन कार्यों में उसकी विशेष दक्षता थी। पति की सारी दावतों का प्रबंध वही किया करती थी। विधायक महोदय को कौन सा मिष्ठान्न पसंद है, एसपी साहब कौन सी बिरयानी पर दाद देंगे, जिलाधीश महाशय के मुंह में कौन से पकवान को देखकर पानी आएगा, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी चमनलाल के जिह्वा का स्वाद कुछ भी सारिका से छिपा न था। जब अनु के दूरदर्शी सचिव अमरदीप जी ने उसे इंस्पेक्टर रणविजय राठौर को निमंत्रित करने की सलाह दी, तो वह प्रत्यक्ष में बिगड़ी, पर परोक्ष में वह उसे अपनी प्रभुता दिखाने को लालायित हो उठी। किसी भी तरह बाघ को जाल में कसना ही होगा, यही होगी उसकी सबसे बड़ी विजय। अमरदीप को स्वयं शत्रु को निमंत्रण देने का आदेश देकर भी वह निश्चिंत न हो सकी थी। अभी तक इंस्पेक्टर का सामना किसी विश्व सुंदरी से नहीं हुआ है, वरना वह उसे अपनी रूप की आंच से पिघलाकर मोम बना चुकी होती। मगर कोई बात नहीं, अब वह आ गई है। अपने अजेय सौंदर्य को उभार कर जब उसके समक्ष खड़ी हो जाएगी, तो क्या वो दम भी उसके चरणों का दास न बन जाएगा। सूर्यास्त से कुछ पूर्व ही वह अपने सरकारी बंगले पर पहुंच गई थी। आसमान नारंगी और बैंगनी हो रहा था। बगीचा रंगीन रोशनी की झलक देता हुआ सुहाना प्रतीत हो रहा था। हरी भरी घास के फैलाव पर पानी छिड़ककर उसे ताज़ा किया जा रहा था और इस वक्त भी मिट्टी की सुगंध उठ उठकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। अमरदीप अपने खास अंदाज में कामगारों से काम ले रहा था। हम कह देते हैं, एक दाग भी टेबल मैट पर दिखाई दिया ना तो खटिया खड़ी कर देंगे तुम्हारी। और ये क्या है, ये ढिलमिल कुर्सियां नहीं चलेंगी, कहीं बैठते ही लुढ़क ना पड़े हम। जाओ जाकर कुछ क्लासिक माल लेकर आओ। समझे कुछ या ऐसे ही मुंडे हिला रहे हो? वह लगातार सबको फटकारता हुआ उप जिलाधीश की ऊंची पसंद का हवाला दे रहा था। मैडम, अरे अरे आइए, ये देखिए कैसा लग रहा है। उसने क्यारियों की तरफ संकेत करके अनु से पूछा। अनु ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। सुबह जब वह गई थी तो यह स्थान झाड़ झंखारों से भरा हुआ था और अब उनमें डहलिया, चंपा, बेला, गुलाब की पंक्तियां प्रकट हो गई थी। कमाल कर दिया आपने तो, जंगल को बगीचा ही बना दिया, वह बोली और उस ओर बढ़ गई जहां सारिका उसकी बाट जोह रही थी। अब आइए तू, मेरा तो माथा ही घुमा हुआ है, वह बोली। क्यों, क्या हो गया? कहीं जीजा जी आपकी सौत तो नहीं ले आए? वह खिलखिलाई। सस्ते मजाक करने में तुम और तुम्हारे जीजा जी को कोई पछाड़ नहीं सकता है, सारिका तिनक कर बोली। और बातें को गोल गोल घुमाने में मेरी दी को। तो सुन सीधी वाली बात, यह अमरदीप क्या कह रहा है, तूने उस चीता को भी आमंत्रित किया है? वह व्यग्र हो उठी। तो इसमें परेशान होने जैसी कौन सी बात है दी? अगर वो चीता है तो मैं भी बाघिन हूँ, ऐसे पंजे मारूंगी कि वही ढेर हो जाएगा। अनु ने आश्वासन दिया, पर सारिका आश्वस्त न हो सकी। चीता के कारनामों से स्वयं चित्रंजन भी भयभीत रहा करते थे। आज उसे सहबोज में आया देख वह किसी बुरी आशंका से घिर गई। राजस्व अधिकारी निर्मल अनु की छाया बन उसके आगे पीछे डोल रहा था।
एक एक अतिथि से उसका परिचय करवाता वह स्वयं को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। परिचय की इस कड़ी में शामिल थे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी चमनलाल। चितरंजन जीजाजी की उन पर विशेष कृपा थी और वे भी उनके कहने पर लाखों का दान कर दिया करते थे। यो परफ्यूम रू सबसे महंगो ब्रांड है सब कलेक्टर ने जी, थारी खातिर खास विदेश रू मंगवायो है। चमनलाल चापलूसी भरे स्वर में उसे भेंट देते हुए बोले। घूस देने का बढ़िया तरीका निकाला है चमनलाल जी। एक व्यंग्य भरी करारी आवाज गूंजी तो अनु के साथ सब चौंके। चमनलाल जी तो आने वाले व्यक्ति को देखकर सोफे पर और भी धंस गए। अनु के ठीक पीछे खड़ा रणविजय अभ्यागत बन ऐसे खड़ा था जैसे द्वार से ही लौट जाएगा। छी, क्या सोचता होगा यह इंस्पेक्टर मेरे बारे में। अनु को चमनलाल पर बहुत क्रोध आ रहा था। हम तो कोई भेंट लाए नहीं देवी जी, तो क्या वापस लौट जाएं? उसने पुनः उसका उपहास उड़ाते हुए एक तीखी चोट की। अनु ने उसकी बात का कोई उत्तर न देकर अमरदीप को पुकारा। अमरदीप तुरंत इंस्पेक्टर को देखकर ऐसे दौड़ा आया जैसे प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हो गए हों। सर की रट लगाए वह सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा हो गया। इन्हें बिठाइए और हाँ, चाय जरूर पिलाइएगा, इनका कर्ज है मुझ पर। अनु तीखी मुस्कान देती हुई वहां से हट गई। निर्निमेष नेत्रों से रणविजय उसे देखता ही रहा। आज वह चांदनी में नहाई हुई एकदम उजली प्रतीत हो रही थी। नारी का वास्तविक सम्मोहन क्या होता है यह प्रथम बार ही जाना था इंस्पेक्टर ने। अद्भुत कौशल से श्रृंगार किया था आज अनु ने। लखनवी चिकनकारी की ऑफ वाइट साड़ी उस पर बेहद फब रही थी। ऊपर से दक्षिणी सागर मुक्ताहार का एक एक मोती चांदनी को भी परास्त कर रहा था। गोल घुमावदार ईयर रिंग्स बरबस ही ध्यान खींचने को पर्याप्त थे। बाईं कलाई पर उसकी सिल्वर क्लासिक वॉच बंधी हुई थी और दाईं कलाई चांदी की पतली किनारी वाली ब्रेसलेट से सज रही थी। बहुत ही हल्का मेकअप किए जाने पर भी रूप ऐसे निखर आया था मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर सरकारी भवन के बगीचे में विहार करने चली आई हो। रणविजय की प्रशंसात्मक दृष्टि को देखकर वह मुस्कुराई। देखा दी कैसे दहाड़ रहा था उस दिन, और आज देखो खुद चलकर आया है शिकार बनने। वह सारिका से बोल रही थी कि तभी वह प्रकट हो गया। कैसी फुर्ती थी, अभी तो उसे अमरदीप के साथ छोड़कर आई थी वह। हम शिकार बनने नहीं करने आए हैं देवी जी, वह बोला तो सारिका की घिकी बन गई। आपकी बहन जी से हमारा परिचय नहीं करवाएंगी? उसने अनु को घेर लिया। पहले आप दोनों का परिचय तो हो जाए। चितरंजन आते हुए बोले। सही कहा अध्यक्ष महोदय। चीता ने फिर अनु को गौर से देखा, जैसे परिचय करने को लालायित हो उठा हो। अब परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है जीजा जी। अनु ने प्रस्ताव को सिरे से ही नकार दिया। अब गुस्सा थूक भी दीजिए देवी जी, हम तो संधि करने आए हैं। कहते हुए चीता ने हाथ आगे बढ़ाया। अनु ने कोई उत्साह प्रकट न किया तो वह सबके सामने बड़ी धृष्टता से उसका हाथ पकड़कर ऐसे हिलाने लगा जैसे कोई नन्हा बालक बेर की डाल हिला हिलाकर अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेना चाहता हो। रिडिकुलस, वह हाथ छुड़ाती हुई बोल पड़ी। एक्सक्यूज मी मिस सचदेव, जरा इधर भी अनुदान दीजिए। जिलाधीश ने व्यवधान डालते हुए अनु को इंस्पेक्टर के सामने और लज्जित कर दिया। वह उसके लिए लाल गुलाबों का गुलदस्ता ले आए थे और उसे बेशर्मी से निहार रहे थे। जरा एक फोटो लो तो जनार्दन। वह ठीक अनु के बगल में सटकर खड़े हो गए तो वह सिमट गई। कौन सा परफ्यूम लगाती हैं मिस सचदेव?
क्षमा कीजिए सर, पर यह निजी है। वह बिदकी घोड़ी की तरह वहां से हटकर सारिका के पास जा खड़ी हुई। बता भी दीजिए देवी जी, नहीं तो राजा जी रुष्ट हो जाएंगे और आपको बोरिया बिस्तर बगैर ही यहाँ से चलता करेंगे। रणविजय की स्पष्टवादिता ने जिलाधीश को बौखला दिया और अनु को चकित कर दिया। कैसा निर्भीक व्यक्तित्व था उस अहंकारी पुरुष का। चाटुकारिता और चापलूसी उससे कोसों दूर थी। शहर के विधायक मनोहर लाल वहां पहुंचे तो उसे दिख जोश में आ गए। रणविजय उनका चहेता जो था। खाने का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो पीने पिलाने की औपचारिक रस्म आरंभ हुई। अनु को यह सख्त नापसंद थी, परंतु सहकर्मियों को रोकना उसके वश से बाहर की बात थी। और फिर आज तो वह मेजबान थी। अतिथियों को अप्रसन्न करना उसे अनुचित जान पड़ा। राजस्व अधिकारी निर्मल ने उसे भी ड्रिंक ऑफर की। नहीं, मैं ये लूंगी। अनु ने कॉकटेल का गिलास उठा लिया और सिप लेने लगी। कोई मजेदार खेल हो जाए अमरदीप, निर्मल ने वोडका का घूंट भरते हुए कहा। क्यों नहीं सर, अभी लीजिए। वह जाकर ताश ले आया। सब एक बड़ी सी गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। कई लोग दूसरी मेजों पर डटे राजनीति की बातें करने लगे थे और कुछ अभी भी भोजन पानी में तल्लीन थे। ताश के पत्ते बटने लगे तो सारिका ने आपत्ति की। ये घर बिगाड़ू खेल हम नहीं खेलेंगी। तो घर जुड़ खेल कौन सा होता है? चितरंजन ने फिर से सस्ता मजाक किया। बोलना अनु, वह बहन को उकसाने लगी। क्यों न हम ट्रुथ एंड डेयर खेले जीजा जी? अनु अपने पसंदीदा खेल का नाम लेती हुई बोली। कॉलेज में वह सभी को यह खेल खिलाकर उनकी अंतरंग बातें निकलवा लिया करती थी। हो जाए, सारिका ने वोट दिया। ठीक है, नारी एकता जिंदाबाद। निर्मल भी मुंडी हिलाने लगा। चितरंजन ने बॉटल विधायक मनोहर लाल जी के आगे कर दी। चलिए आप ही फीता काटिए। यहाँ भी वह मुस्कुराते हुए उसे घुमाने लगी। बॉटल जाकर चमनलाल जी को आंखें दिखाने लगी। आप क्या लेंगे, ट्रुथ या डेयर? अनु ने पूछा। मैं तो काई भी ले लूं मैडम जी, थे बस हुक्म करो। चमनलाल फिर अपने हल्केपन को दिखाने से नहीं चुके। इनको सच बुलवाकर दिखा देना तो आपका दास हो जाऊंगा देवी जी। रणविजय ने एक अर्थ भरी मुस्कान अनु की तरफ फेंकी। वह ठीक सामने की कुर्सी पर जमा हुआ था और उसकी एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। अनु ने चुनौती स्वीकार कर ली। हाँ तो चमनलाल जी, अब आप ये बताइए कि अपने कुबेर के खजाने में आपने कितना काला धन रख छोड़ा है? चमनलाल कुर्सी से गिरते गिरते बचे। मन ने मारी मारी सो, जो काला धन न हाथ भी लगाऊं तो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चमनलाल जी की मां का देहांत हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। रणविजय बोला तो सबने एक जोर का ठहाका लगाया। दूसरी पारी में बॉटल रणविजय के पाले में आई तो अनु ने मौका हाथ से जाने न दिया। अब आप चुनिए। मैं सच चुनूंगा, बहादुरी किसी और दिन सही। आप कभी किसी से हारे हैं? अनु ने उसका भेद जानने की मंशा से पूछा। जी हाँ देवी जी, 2 निर्दोष आंखों से। रणविजय सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। किसकी? सारिका पूछ बैठी। बता दूं? उसने दोनों बहनों को देखा जैसे कोई रहस्य उद्घाटन करने की अनुमति मांग रहा हो। बिल्कुल, सारिका ने झट से अनुमति दे दी। अनु ने उसके पैर पर अपना पैर दे मारा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। पर इंस्पेक्टर, वो तो प्रत्यंचा चढ़ाए ही बैठा था। अनु ने दृष्टि फेर ली तो वह मुस्कुराया।
एक बार घायल हिरनी से वास्ता पड़ा था, उसी की। अनु ने धड़कते दिल से उसे देखा। रणविजय की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। न जाने क्यों उसे वह अच्छी लगी। अब आपकी बारी है देवी जी। अनु की तरफ लक्ष्य साध रणविजय ने बॉटल घुमाई। वह ठीक अनु के सामने जाकर रुकी। मैं डेयर प्रेफर करूंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, तो फिर ये लीजिए और मेरे 3 तक की गिनती खत्म होने तक पूरा खाली कर दीजिए। रणविजय ने निर्मल के सामने से वोडका की बोतल उठाई और अनु के लिए गिलास भर दिया। चितरंजन और सारिका की भौहें तन गई, पर अनु जैसे इस आक्रमण के लिए तैयार ही बैठी थी। अंगार सी आंखों से उसे देखती वह बोली, शराब पीने को मैं बहादुरी नहीं कायरता समझती हूँ इंस्पेक्टर। सबने अनु के लिए ताली बजाई। रणविजय को छोड़कर वह चकित सा उसे देख रहा था। क्यों इंस्पेक्टर, कैसे पटखनी दी हमारी साली ने? चितरंजन ठठाकर हंस पड़ी। सहभोज समाप्त हुआ तो सारिका ने उसे घेर लिया। ये इंस्पेक्टर तो लट्टू ही हो गया है तुझ पर। और निर्मल, उसका बस चलता तो तुझे मौका देखकर गप ही कर जाता। छेदी, आप भी जीजाजी के जैसे ही बन गई हो। अनु ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। वैसे तुझे दोनों में से कौन पसंद है? सारिका कहाँ मानने वाली थी। कोई नहीं, अनु ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। तो एक काम कर, चमनलाल जी से शादी कर ले। सारिका के इस सस्ते मजाक पर अनु को हंसी आ गई। हाँ, परफ्यूम जलाए थे, वो भी विदेशी। आप कलेक्टर साहब पूछे तो उसी परफ्यूम का नाम बता देना। सारिका के साथ अनु की चुहल कोई नई बात नहीं थी। दोनों बहनें एक दूसरे की ऐसी बातों की अभ्यस्त थी। उसके त्रुटिहीन आतिथ्य की चर्चाओं का बाजार 2-4 दिन खूब गर्म रहा। फिर वही रोज की पंचायत। अनु बोर हो गई थी। काम काम और काम, ये भी कोई जिंदगी है? पिता के कई फोन आ चुके थे। हर बार एक ही घिसा पिटा वाक्य। शादी के बारे में क्या सोचा है अनु? अपनी व्यस्तताओं का बहाना बनाकर वह हर बार बात टाल जाया करती, पर पिता भी पुत्री की दुर्बल नस पहचानते थे। तबीयत खराब होने की बात पत्नी से कहलवा दी। अनु व्यग्र हो उठी। उसे पहले भी डॉक्टर ने सचेत किया था। रक्तचाप के अतिक्रमण की सूचना पाकर वह अपने वफादार चालक संतोष को लेकर शाम को ही रवाना हो गई। पहुंचते ही पिता पुत्री के बीच युद्ध छिड़ गया। अब इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो अनु, मिलकर भी वही करना है। पिता अपने प्रिय मित्र निरंजन सहाय के पुत्र सुदर्शन की तस्वीर उसके सामने रखते हुए बोले। अनु ने उनके प्रिय पात्र की तस्वीर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा तो वह चीख पड़ी। तूने जो कहा हमने वो किया, पढ़ाया लिखाया, कुल की परंपरा को ताक पर रखकर नौकरी तक करने दी। और क्या चाहती है? कुंवारी रहकर हमारे नाम पर बट्टा लगाएगी? लोग क्या कहेंगे? बाप ने लड़की की कमाई खाने के लिए उसकी शादी नहीं होने दी। वह गरजने के साथ बरसने भी लगे थे। हमारे देश में संतान प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, अपने जन्मदाता के आगे घुटने टेक ही देती है। अनु का भी हृदय पसीज गया। मैं तैयार हूँ पापा। मैं न कहता था रजनी, हमारी अनु गाय है गाय, कभी खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी। वह अपनी विजय पर प्रसन्न होते हुए पत्नी से बोले थे, पर अनु दूसरे ही दिन भागने को तत्पर हो उठी। एक तहसील का दौरा करना है पापा, अगर नहीं गई तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन एक बार सुदर्शन से मिल तो लो बेटा। वह उसे रोकते ही रह गए। संध्या काल में उन्होंने मित्र के पुत्र से उसकी भेंट का वचन दे दिया था। मैं फिर मिल लूंगी पापा, आप बोल दीजिएगा।
कहती हुई वह कार में सवार हो गई। हवा से बातें करती हुई कार चली जा रही थी, पर अनु का मन अतीत में पीछे की तरफ भाग रहा था। 18 की होते ही रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी, पर किसी को उनका निम्न वर्ग का परिवार नहीं रुचता तो कोई उसकी असाधारण प्रतिभा से सहम जाता। दहेज लोलुपों के बाजार में कई ऐसे भी थे जिन्हें उसका अपराजित सौंदर्य खींच लाता, पर अनु को यह स्वीकार नहीं था। जो उसकी प्रतिभा का मोल चुकाएगा वही होगा उसका वर। उसी के चरणों में वह मस्तक नवाएगी। सरकारी नौकरी ने उनकी हीन दशा पर झाड़ू फेर कर उसके परिवार को रास तुल्य कर दिया। पिता ने राइस मिल लगा ली और निरंजन के सहयोग से खूब तरक्की कर ली थी। अब वे कस्बे के धनाढ़ वर्ग के प्रतिनिधि बन गए थे। अनु राजरानी तो बन गई, किंतु किसी के हृदय प्रासाद की पटरानी बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त न हुआ। 28 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी शिवा को शिव की प्राप्ति न हो सकी। तहसील के कामकाज ने उसे दिमागी रूप से क्लांत कर दिया था। सारिका को फोन कर वह पापा की शिकायत करने को मचल उठी। तेरे जीजाजी ने टाइगर रिजर्व दिखाने का वादा किया है, तू जल्दी आ जा। वह उसे बोलने का मौका दिए बिना ही शुरू हो गई। यहाँ से वह जगह कितनी दूर होगी संतोष? अनु पूछने लगी। बस 50 किलोमीटर के आसपास सरकार। वह हिसाब लगाकर बोला। तो शहर जाएंगे तो पूरा चक्कर फिर से लगाना पड़ेगा ना? अनु ने लोकेशन चेक की। यहाँ मड़ही का रेस्ट हाउस है सरकार, बहुत लोग आता है। आज रात यहीं विश्राम कीजिए, सुबह सीधे टाइगर सफारी चल चलिएगा। अनु को प्रस्ताव जच गया। आप लोग सुबह सवेरे निकल पड़ना दी, मैं सीधे वहीं मिलूंगी। और हाँ, जीजाजी को मत बताना कि मैं आ रही हूँ। हाँ, कोई बहाना बना देना, फिर खूब छकाएंगे मिलकर उनको। अपनी योजना पर प्रसन्न होती अनु क्या जानती थी कि आज नियति उसे ही खूब छकाने का मन बनाकर बैठी है। कार अरण्य में प्रविष्ट हुई तो सूरज बादलों की ओट में छिप गया और आकाश में धुंधलका छा गया। तेज हवाओं ने शाल, बांस और सागवान जैसे दानवाकार वृक्षों को भी झुका दिया। मौसम की बेढंगी चाल देखकर चालक भी सहम उठा और कार की गति तेज कर दी। कितनी देर में पहुंच जाएंगे संतोष? अनु ने पूछा। और आधा घंटा से। उसके वाक्य की समाप्ति से पूर्व ही एक जंगली सुअर कहीं से घुरघुराता हुआ कार के समीप आ गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते कार अपने चालक और स्वामिनी समेत खड्ड में जा गिरी। सुअर कार की दुर्दशा का सूत्रधार बन जाने किस खोह में अंतर्ध्यान हो गया। जैसे तैसे अनु कार से बाहर आई और चालक ने कार को खड्डे से बाहर निकाला। क्या हुआ संतोष? अनु हैरान परेशान संतोष को कार की जांच पड़ताल करते देख पूछने लगी। एक्सेल टूट गया है सरकार, अब तो जान जोखिम में ही समझो। क्या बक रही हो, कोई हेल्प मिल जाएगी? देखो जरा। वह बिगड़ी तो संतोष एक चक्कर लगा आया। एक झोपड़ी है सरकार, पर आदमी बोलता है गाड़ी ठीक नहीं होगा। तो फिर? उसका पास साइकिल है सरकार, आप कहें तो हम रेस्ट हाउस जाकर कुछ मदद ले आए, लेकिन आप तब तक गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ओके, तुम कॉल कर देना। अनु कुछ मिनट तो अकड़ती हुई बाहर घूमती रही और अरण्य की विचित्रता का अनुभव करती रही, पर फिर बांस और तेंदू के झुरमुटों से आती हुई विचित्र आवाजों ने उसे सहमा दिया। वह लंबे लंबे डग भरती हुई कार का दरवाजा खोल उसमें घुस गई। दरवाजे और कांच अच्छी तरह लॉक कर उसने बत्ती बुझा दी। सांझ गहराकर यामिनी को आमंत्रण दे रही थी। धुंधलके में पेड़ों की लंबी परछाइयां और भी भयानक प्रतीत होने लगी थी।
पेड़ों के पीछे एक काली आकृति उसे हिलते डुलते नजर आई तो वह तनकर सांस रोके बैठ गई, जैसे कहीं से कोई जंगली जानवर उसके गोश्त की गंध पाकर उधर ही न चला आए। काली छाया अब कार की ओर बढ़ रही थी। शायद कोई जंगली भालू था जो आहार की खोज में निकल पड़ा था। मध्यम होते धुंधलके में उसकी आंखें कंचों सी चमकी तो अनु सर से पांव तक कांप गई। आंखें मीच उसने एक ही सांस में बाल्यकाल में रटे सभी रक्षा मंत्रों का जाप कर डाला। पत्तों की सरसराहट और तीव्र हुई। तभी किसी चौपहिया के टायरों की चीत्कार समूचे नीरव वातावरण को भेद समीप आती सुनाई दी। अनु ने झट आंखें खोल दी। किसी गाड़ी की हेडलाइट वातावरण के अंधेरे को चीरकर उसे प्रकाशित करने लगी। क्षण भर में ही वह काली छाया अदृश्य हो गई। अनु के देखते ही देखते दो लंबे चौड़े व्यक्ति गाड़ी से उतर तेजी से उसकी कार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। अरण्य में फंसी अनु अभी भालू के आतंक से उभरी भी नहीं थी। तभी कार की ओर तीव्र वेग से बढ़ती दो अज्ञात मानवाकृतियों ने उसे विचलित कर दिया। अब ये शत्रु है या मित्र, ये तो आप तभी जानेंगे जब सुनेंगे कहानी का अगला भाग। तो सोच क्या रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अगले भाग की क्विक अपडेट्स पाइए। पसंद तो आ ही गया है तो फिर लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर साझा कीजिए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ जो दे सपनों को पंख।